देखो बच्चों, अब तक आपने आवेशों का स्थिर अवस्था में अध्ययन किया, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है। इसके बाद आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। अब आपको जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, यानी कि यहाँ पे आप आवेशों का गति की अवस्था में अध्ययन करना है। यानी कि जब आवेश गतिमान होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि अगर आवेश स्थिर है तो वो अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी जो आपकी इलेक्ट्रिक है, वैसे उसको दो पार्ट में बांटा जाता है। एक कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा आपका है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज पार्टिकल का स्थिर अवस्था में अध्ययन करते हैं और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम उसके गति की अवस्था का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी दो तरह की बातें होती हैं। एक तो ये कहा जाएगा कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो एक नियत वेग से गति कर रहा हो, और दूसरा होगा कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल त्वरित गति से गति कर रहा हो, यानी कि उसके वेग में परिवर्तन हो रहा हो। तो अगर वो जो चार्ज पार्टिकल है वो नियत वेग से गति कर रहा होगा तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और अगर वही चार्ज पार्टिकल त्वरित गति से गति करता है तो आप उसको लास्ट में पढ़ेंगे, उससे वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो स्टैटिक सिचुएशन में है तो ये क्रिएट करेगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये डायनेमिक सिचुएशन में है तो ये दोनों करेगा। अब इसमें डायनेमिक में भी हम दो पार्ट में कर सकते हैं। अगर ये इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड से या वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे हमको स्टैटिक सिचुएशन में आपने स्टडी कर लिया है। अब हमको पढ़ना है, यही आपका चैप्टर का नाम भी है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। या कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब यहाँ पे पहले आपने क्लास 10th में ही चुंबक के गुणधर्म पढ़े हुए हैं, उसको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे चुंबक की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा है कि जो चुंबक है अगर उसको आप स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगा। किसी चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे मान लीजिए कि आपका ये चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल पे आएंगी चुंबक के बाहर, और चुंबक के भीतर ये कैसे चलती हैं? साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हो गई आपकी, कहां से चलती हैं? नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे। तीसरा गुणधर्म आपने ये पढ़ा हुआ है, ये तो इसकी चुंबकीय बल रेखाएं हो गई। तीसरा गुणधर्म जो आपने पढ़ा हुआ है कि एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। एकल चुंबकीय ध्रुव के अस्तित्व का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये चुंबक आपका है, अगर आप इस चुंबक को ये चाहें कि आप इसको तोड़ के दो पार्ट में कर दें, एक नॉर्थ पोल हो जाए, एक साउथ पोल हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
जैसे ही आप इस चुंबक को दो पार्ट में तोड़ोगे तो ये जो आपका चुंबक है यहां से ये दो चुंबक में विभक्त हो जाएगा। जैसे ये आपका नॉर्थ पोल था और ये साउथ था, तो जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो दूसरा पोल आपका साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। इसी को कहा जाता है कि एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, आप इसको चाहे हॉरिजॉन्टली काटे चाहे वर्टिकली। जैसे अगर आप इस मैग्नेट को इस तरह से भी कट कर दें, ये इसका नॉर्थ पोल मान लीजिए ये पहले से आपका था, आपने इसको यहां से कट कर दिया, ये दो पार्ट में हो गया, एक अपर साइड में मैग्नेट हुआ और एक लोअर साइड में, तब भी ये दो चुंबक की तरह ही व्यवहार करेगा। हाँ, चुंबक की तीव्रता में कमी आ जाएगी, लेकिन ये भी किसकी तरह व्यवहार करता है? चुंबक की तरह। तो अब ये जो इसके गुणधर्म हैं ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे आपका टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना। जो पहली हेडिंग आपको पढ़नी है वो है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना। तो चुंबकीय क्षेत्र हम कहते किसको हैं? जैसे किसी चुंबक के, जैसे मान लीजिए कि ये चुंबक है, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं प्रभावी हों, यानी कि कोई दूसरा चुंबक और हम ले आए तो वो उसको प्रभावित कर सके, ये कहलाता है इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। जैसे हमारी पृथ्वी है, वो भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ? ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई चुंबक ले आने पर वो एक बल का अनुभव करे। अब वो ये डिपेंड करेगा कि चुंबक की प्रवृत्ति कैसी है, यानी कि उस साइड उसका नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है, या कोई चुंबकीय पदार्थ ही होगी जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें बल का वो अनुभव करे। ठीक है, तो ये अपने क्लास 10th में चुंबक के गुणधर्म पढ़े हैं, आगे भी आपको मिलेगा। तो पहली हेडिंग आपकी हो गई कि चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना। तो चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना क्या हुई कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई चुंबकीय पदार्थ बल का अनुभव करे या जहां तक वो प्रभावी हो, वो उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब आगे आपका आता है कि जैसे यहां पे क्लास 12th में वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि अगर आवेशित कण गतिमान हो तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो एक वैज्ञानिक हुए आर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के पहले यह माना जाता था कि वैद्युत क्षेत्र अलग है, चुंबकीय क्षेत्र अलग है, वैद्युत का चुंबक से कोई संबंध नहीं है। तो एक वैज्ञानिक हुए आर्स्टेड ने एक प्रयोग किया। आर्स्टेड ने प्रयोग क्या किया, उन्होंने एक ये सेल ले लिया और एक कोई प्रतिरोध ले लिया। मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ भी प्रतिरोधक वस्तु ले लीजिए, यहाँ पे आप एक की लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपने उन्होंने सेल ले लिया और उन्होंने देखा क्या कि अगर ये परिपथ ऑफ है और यहाँ पे इस तार के समीप कहीं पे एक चुंबकीय सुई रखी जाए, ये मैग्नेटिक निडल है, चुंबकीय सुई भी एक चुंबक का एक छोटा सा टुकड़ा ही होता है जो कि एक किसी छोटे से बॉक्स में बंद रहता है और वो चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है। उसी को हम कहते हैं चुंबकीय सुई यानी मैग्नेटिक निडल या कंपास भी बोलते हैं। यह आपकी चुंबकीय सुई है। आर्स्टेड ने क्या देखा कि जैसे ये आपका तार है, ये कोई प्रतिरोध है आपका, उन्होंने क्या देखा
कि जब इस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो जो चुंबक था वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में फिक्स था। जो आपकी चुंबकीय सुई है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी हुई है। जैसे ही परिपथ को ऑन किया गया, तो जब परिपथ को ऑन किया गया तो इसमें वैद्युत धारा बहने लगेगी। वैद्युत धारा के बहने का परिणाम ये हुआ कि जो चुंबकीय सुई थी ये विक्षेपित हो गई। चुंबकीय सुई का विक्षेपित होना, क्योंकि ये तो इसके संपर्क में रखी हुई नहीं है और इस चालक तार में धारा प्रवाहित होने से जो चुंबकीय सुई है ये विक्षेपित हो गई। तो विक्षेपित होने का ये सीधा सा अर्थ हुआ कि इस तार के समीप कोई न कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। कि इस तार में धारा बहने के कारण इसके चारों ओर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जिसके कारण इस चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण लगा, जिसके कारण कि ये चुंबकीय सुई क्या हो गई, अपने प्रारंभिक अवस्था से विक्षेपित हो गई। यानी कि जो पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी अब वो किसी और डायरेक्शन में थोड़ी सी विक्षेपित होके वहीं पे रुक गई। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित हो तो उसके समीप एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑर्स्टेड ने फिर क्या देखा, जो उन्होंने यहां पे फिर सेल को उल्टा कर दिया। सेल को उल्टा करने का मतलब कि जो आपका ये धन ध्रुव है ऋण ध्रुव की ओर हो गया और ऋण ध्रुव धन ध्रुव की ओर हो गया। यानी कि सेल को उल्टा करने पर वैद्युत धारा की भी दिशा क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में अगर सेल को उन्होंने जब उल्टा कर दिया, अब क्या हुआ, परिपथ में वैद्युत धारा की दिशा उसके विपरीत हो गई। अब उन्होंने ये देखा कि पहले जिस दिशा में विक्षेप हो रहा था, जैसे मान लीजिए कि पहले आपकी जो मैग्नेटिक निडल है वो नॉर्थ साउथ से थोड़ी सी ईस्ट की डायरेक्शन में, नॉर्थ से जो आपका सिरा था वो ईस्ट की ओर थोड़ा सा बेंड हो गया, डाइवर्ट हो गया। तो जब धारा की दिशा आपने उल्टा कर दिया, अब वो ईस्ट के बजाय किस दिशा में, वेस्ट की डायरेक्शन में थोड़ा सा बेंड हो गया। तो ऑर्स्टेड ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी चालक तार में वैद्युत धारा के प्रवाहित होने से उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा इस पर निर्भर करती है कि वैद्युत धारा की दिशा कौन सी है, किस दिशा में है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो वैद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये ऑर्स्टेड का प्रयोग था। अब ऑर्स्टेड के प्रयोग से ये तो पता चल गया कि चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होने से क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की कितनी मात्रा होती है इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। बाद में दो वैज्ञानिक थे, बायोट और सेवर्ट। तो बायोट और सेवर्ट ने कई एक्सपेरिमेंट किए इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कि अगर धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करने के लिए उन्होंने कई प्रयोग किए। प्रयोगों के आधार पे उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, जिसे हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। अब उसको लिखा जाता है कि धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसको दिया था बायो सेवर्ट ने। ये दो वैज्ञानिकों का नाम है, एक बायो सेवर्ट का नियम। अब देखिए बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है कि मान लीजिए कोई चालक तार है, ये आपका चालक तार है, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I, और इसके अल्पखंड, मान लीजिए आपने यहाँ पे छोटा सा इसका खंड ले लिया DL, इसके अल्पखंड DL के कारण इससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, मान लीजिए ये यहाँ पे इस बिंदु पे हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, इसकी यहां से दूरी है R, ठीक है, इस बिंदु को मान लीजिए यहाँ पे P, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, और अगर यदि इसका झुकाव यहां से थीटा हो, तो बायो और सेवर्ट ने एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये निष्कर्ष निकाला कि जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, वैसे देखिए चुंबकीय क्षेत्र को आप मान लीजिए इस साइड में यहाँ पे पॉइंट किया ले लिया आपने, यहाँ पे P डैश ले लिया। आपने 11th में भी वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर नोटेशन में वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो एरो की लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इस तीर की लंबाई व्यक्त करती है इसके परिमाण को, और इसका जो नोक है वो रिप्रेजेंट करता है इसकी दिशा को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेक्टर को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा ऐसे क्रॉस, और कुछ बिंदुओं पर मिलेगा आपको डॉट। जैसे आपको ऐसे मिल जाएगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में क्रॉस का मतलब क्या हुआ? क्रॉस का मतलब ये हुआ कि जैसे ये तीर है, तो तीर का जो पिछला हिस्सा होता है वहां पे आपको कुछ इस तरह का बना हुआ होता है ना। तो अगर मान लीजिए तीर इस व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर जा रहा हो, है ना, तो आपको तीर का कौन सा हिस्सा दिखाई देता है? पीछे का हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का नोटेशन होगा, एक ऐसे क्रॉस अगर बना हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि जो वेक्टर सदिश आपका है वो इस दिशा में है, और दूसरा जो जहां पे डॉट का निशान बना हुआ हो, डॉट का निशान ये बताएगा कि जैसे बोर्ड की तरफ से, ये व्हाइट बोर्ड है और तीर आपकी ओर आ रहा हो, अगर तीर जब यहां से आपकी ओर आएगा तो आपको तीर का नोक दिखेगा, उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि बोर्ड में या आपके पेपर में जो आप पढ़ते हो, आपका किताब है या आपकी कॉपी है, अगर उसके तल के लंबवत कहीं पे क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब कि जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन उस पेपर के लंबवत अंदर की ओर है, और अगर डॉट बना हुआ है तो उसका अर्थ है कि उस सदिश की दिशा उस तल के लंबवत बाहर की ओर। यानी कि दो ये मीनिंग होती है डॉट की और क्रॉस की, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं बायो सेवर्ट के नियम पे। तो बायो सेवर्ट ने एक्सपेरिमेंट के आधार पे ये निष्कर्ष निकाला कि किसी पॉइंट पे अगर मान लीजिए कि ये चालक तार है, चालक तार में धारा I बह रही हो, तो उस चालक तार के अल्पखंड DL के कारण उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उन्होंने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र अगर ये लंबाई अल्प है DL, तो चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा सा ही होगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र DB है वो अल्पखंड की लंबाई DL के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र का मान उस चालक तार में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो ये जितने कोण पर झुका होगा
उसके कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि dB अनुक्रमानुपाती होगा साइन थीटा के। और जो चुंबकीय क्षेत्र dB है, चौथा है, वो व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के वर्ग के, यानी कि अगर ये दूरी r है तो वो व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा? दूरी के वर्ग के। अगर हम इन चारों को एक साथ समराइज करें तो कंफ्यूजन क्या निकलता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र dB है वो अनुक्रमानुपाती होगा I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर, या dB हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। ये आपका बायो सेवर्ट का नियम है। देखिए यहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये होता है 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। ये म्यू नॉट 4 पाई हो गया 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे चुंबकीय, इसको वेक्टर फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां से देखिए ये आपका लिखा हुआ है dB इज इक्वल टू, इन वेक्टर नोटेशन देखिए dB इज इक्वल टू आप यहां पे लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर है। अगर हम इसमें r से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r बाई r क्यूब। देखिए dl क्रॉस r, ये किसके वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ए बी साइन थीटा। यहां से ये क्या हो गया? dl r साइन थीटा। तो dl r साइन थीटा, इनके स्थान पे आपने क्या लिख लिया? dl क्रॉस r। तो इसका वेक्टर नोटेशन dB इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r बाई r क्यूब। अब इसके बाद यहां पे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है निर्वात की वैद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध, ठीक है। अब निर्वात की जो विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध है, देखिए इसके पहले भी आपने पढ़ा हुआ है कि जो निर्वात की जो विद्युतशीलता कूलॉम के नियम में, वहां पे कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसके बराबर था? ये था 9 गुणे 10 की घात 9। और इसका मात्रक क्या था? ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। अभी आपने पढ़ा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको मान लें, ये आपका हो जाए इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें। क्या करें? इक्वेशन 1 को डिवाइडिंग
इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। अगर आप 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा? देखिए 1/4πε0 डिवाइडेड बाई μ0/4π। इधर से क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻9 और ये 10⁻⁻7। ठीक है। यूनिट में भी देखिए न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर बाई एम्पियर स्क्वायर। तो यहां से बच जाएगा आपका, मान लीजिए न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा मीटर स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर गुणे एम्पियर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ठीक है। अब अगली लाइन में आपका क्या हो जाएगा? ये 4π से 4π कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा? 1/μ0ε0। और ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा, 9 × 10⁻16। ये मीटर स्क्वायर है, ये एम्पियर स्क्वायर है। और आपको ये पता है Q बराबर IT, यानी कि कूलम किसके बराबर होता है? एम्पियर गुणे सेकेंड। कूलम बराबर एम्पियर गुणे सेकेंड। तो जहां पे कूलम लिखा हुआ है वहां पे आप लिख सकते हो एम्पियर स्क्वायर गुणे सेकेंड स्क्वायर। तो एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कैंसिल। बचा क्या है? मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल गया 1/μ0ε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 9 × 10⁻16 है, मीटर का स्क्वायर है, फिर सेकेंड का स्क्वायर। 9 × 10⁻16 को हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸। 3 का स्क्वायर 9 और 10⁸ का स्क्वायर 16। ये मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर है। अगर हम मीटर पर सेकेंड को यहीं पे लिख दें तो इसका भी स्क्वायर हो गया। अब यहां से आपको क्या मिल गया? 1/μ0ε0 इज इक्वल टू, और ये देखिए 3 × 10⁸। ये क्या है? ये आपका है स्पीड ऑफ लाइट। c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1/μ0ε0 किसके इक्वल हो गया? c स्क्वायर के। या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, c इज इक्वल टू 1/√μ0ε0। ये आपका है निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको कल